नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत और डेनमार्क ने कौशल विकास, उद्यमिता, भूजल और संसाधन जल स्तर के मानचित्रण सहित 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में भी संबंधों का विस्तार करने का निर्णय। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत प्रथम के उद्देश्य से काम करते हैं। बिजली मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा, देश में बिजली की कोई कमी नहीं होगी, इस बारे में अकारण भ्रम फैलाया जा रहा है। भारत और चीन के बीच आज वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास मोल्दो में सैन्य स्तर के 13वें दौर की वार्ता। देश में अब तक 94 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर लगभग 98%। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खेल महासंघों को बड़े वैश्विक आयोजनों से हटने का फैसला करने से पहले सरकार से सलाह लेनी चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने इस्तीफा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पहली बार चेक गणराज्य में कम्युनिस्ट सत्ता से बाहर। अमेरिका ने अगस्त में अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के बाद सत्तारूढ़ तालिबान से आमने सामने बातचीत शुरू की। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आज मनाया जा रहा है और आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालीफायर में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। भारत और डेनमार्क ने आपसी सहयोग बढ़ाने के 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और कौशल विकास के क्षेत्र में 4 समझौतों पर सहमति हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1 वर्ष पहले दोनों देशों ने पर्यावरण सुरक्षा साझेदारी का ऐतिहासिक फैसला किया था। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये हम दोनों देशों की दूरगामी सोच और पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है। ये पार्टनरशिप एक उदाहरण है कि किस प्रकार सामूहिक प्रयास के द्वारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हुए ग्रीन ग्रोथ के लिए काम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई भागीदारी शुरू की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कृषि तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भी फैसला किया है। भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि संबंधित टेक्नोलॉजी में भी हमने सहयोग करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत फूड सेफ्टी, कोल्ड चेन, फूड प्रोसेसिंग, फर्टिलाइजर्स, फिशरीज, एक्वाकल्चर आदि अनेक क्षेत्रों की टेक्नोलॉजीज पर काम किया जाएगा। हम स्मार्ट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वेस्ट टू वेस्ट और एफिशिएंट सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग करेंगे। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने कहा कि भारत और डेनमार्क दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों ही नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत प्रथम के आधार पर काम करते हैं। संसद टीवी से भेंट में श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी लोकतंत्र में सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। उनका मानना है और कई बार सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कहा भी है कि हम देश बदलने के लिए सरकार में आए हैं।
सरकार चलाने के लिए सरकार में नहीं है। हमारा लक्ष्य देश के अंदर परिवर्तन लाना है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को विश्व में एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाना है। हमारा युवा धन पश्चिम और अमेरिका की ओर न जाता अगर ये फैसले सालों पहले हो गए होते तो, जो आज हो रहे हैं। मैं किसी का क्रिटिसिज्म करना नहीं चाहता, मगर वो इसलिए नहीं डरते हैं कि सत्ता में बने रहना लक्ष्य नहीं है, जो चलता है उसको चलने देना, आराम की जीवन जीना भी लक्ष्य नहीं है। एकमात्र लक्ष्य है भारत प्रथम, इंडिया फर्स्ट, ये लक्ष्य लेकर वो चलते हैं। प्रधानमंत्री के साथ लंबे समय से काम करने के अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि श्री मोदी धैर्यपूर्वक सभी को सुनते हैं और उनकी राय का महत्व समझने के बाद ही कोई निर्णय करते हैं। श्री शाह ने कहा कि उनसे राजनीतिक मतभेद रखने वाले लोग सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश में लगे हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है और अकारण भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने विद्युत मंत्रालय और बिजली वितरण कंपनियों की एक बैठक की अध्यक्षता के बाद संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली को भी जरूरत के अनुसार बिजली की आपूर्ति की जा रही है और ये आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहे। क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। श्री सिंह ने कहा कि मंत्रालय बिजली घरों को रोजाना की जा रही कोयले और गैस की आपूर्ति पर निगाह रखे हुए हैं। कोयला मंत्रालय के नेतृत्व में अंतर मंत्रालय दल देश में कोयला भंडार की स्थिति की सप्ताह में 2 बार निगरानी कर रहा है। कोयला भंडार प्रबंधन और कोयले का समान वितरण सुनिश्चित करने के बारे में विद्युत मंत्रालय ने दैनिक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कोर प्रबंधन समिति बनाई है। कोर प्रबंधन दल ने कल स्थिति की समीक्षा की। केंद्र ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें कम करने के उद्देश्य से इनकी भंडारण सीमा तय कर दी है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने अगले वर्ष 31 मार्च तक खाद्य तेलों और तिलहनों का स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित की है। मंत्रालय के अनुसार इस फैसले से देश भर के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की ऊंची कीमतों का घरेलू बाजार पर भी असर पड़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 94 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 66 लाख 85 हजार से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 18 हजार से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई। इस समय 2,30,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने की दर 97.99% हो गई है। कल 23,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 8 करोड़ 28 लाख टीके अभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास मौजूद हैं। तमिलनाडु में राज्य सरकार ने 6 लाख लोगों के लिए एक विशाल कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया है। रामनाथपुरम में टीकाकरण शिविर का दौरा करने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कुल 10,61,707 लोगों को टीका लगाया जाना है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत और डेनमार्क ने कौशल विकास, उद्यमिता, भूजल संसाधनों तथा जल स्तर के मानचित्रण सहित 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में भी संबंधों का विस्तार करने का भी निर्णय। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत प्रथम के उद्देश्य से काम करते हैं। बिजली मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा, देश में बिजली की कोई कमी नहीं होगी, इस बारे में अकारण भ्रम फैलाया जा रहा है। भारत और चीन के बीच आज वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास मोल्दो में सैन्य स्तर की 13वें दौर की वार्ता। देश में अब तक 94 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर लगभग 98%।
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खेल महासंघों को बड़े वैश्विक आयोजनों से हटने का फैसला करने से पहले सरकार से सलाह लेनी चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने इस्तीफा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पहली बार चेक गणराज्य में कम्युनिस्ट सत्ता से बाहर। अमेरिका ने अगस्त में अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के बाद सत्तारूढ़ तालिबान के साथ आमने सामने की बातचीत शुरू की। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आज मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालीफायर में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मोल्दो में आज भारत और चीन के बीच बातचीत का 13वां दौर चल रहा है। सीमा पर स्थिति बेहतर बनाने के लिए भारतीय सेना और चीन की सेना के अधिकारी वार्ता कर रहे हैं। भारतीय पक्ष का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कोर के जनरल कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी मेनन कर रहे हैं, जबकि चीन की ओर से पश्चिमी थिएटर कमान के जनरल वाई हाईचियांग वार्ता में भाग ले रहे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने में बातचीत के 12 दौर अभी तक सफल रहे हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने अपने खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की घोषणा करते हुए श्री कुर्ज ने कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े वीडियो के रहस्य ने ऑस्ट्रिया को हिलाकर रख दिया है और ऐसे में देश में स्थिरता लाना जरूरी है। चेक गणराज्य में मतदाताओं ने इस सप्ताह हुए संसद चुनाव में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पहली बार सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया है। चुनाव में बोहेमिया और मोराविया की कम्युनिस्ट पार्टी को लगभग 3.62% वोट मिले, जो आवश्यक 5% से भी कम वोट हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने इस साल अगस्त में अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने के बाद वहां के सत्तारूढ़ तालिबान से पहली बार आमने सामने बातचीत की है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि आतंकी गुटों पर नियंत्रण करने, अमेरिकी नागरिकों को वहां से निकालने और मानवीय सहायता सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ये बातचीत तालिबान को मान्यता देने के बारे में नहीं हुई है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने पहले कहा था कि इस बैठक का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों का सम्मान, समावेशी सरकार का गठन तथा मानवीय एजेंसियों के संचालन के अनुमति देने के लिए तालिबान पर दबाव बनाना है। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों से हटने का निर्णय लेने से पहले खेल परिसंघों को सरकार से परामर्श करना चाहिए। बर्मिंघम में 2022 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी इंडिया द्वारा नाम वापस लिए जाने के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री ठाकुर ने ये बात कही। किसी भी एसोसिएशन फेडरेशन को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए और सरकार से चर्चा करनी चाहिए, डिपार्टमेंट से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि केवल एक फेडरेशन की टीम नहीं जा रही, देश की टीम जा रही है। 130 करोड़ के देश में मात्र 18 खिलाड़ी नहीं है जो देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। एक अवसर होता है दुनिया भर की ग्लोबल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का, और मेरा मानना है कि उनको एंगेज करना चाहिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ, मंत्रालय के साथ, और निर्णय सरकार को करना है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग 2021-22 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक खेलों से भारत में पुरुष और महिला हॉकी को नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मेरा मानना है कि इवेंट्स और कंपटीशन बहुत आवश्यक है। जहां पर कंपटीशन होता है, खिलाड़ियों को सीखने का ज्यादा अवसर मिलता है, प्रैक्टिस से ज्यादा वहां पर कम्पीट करके कि क्या चुनौतियां एक मैच में होती हैं, और स्ट्रैटेजी बनाने का अवसर भी मिलता है। तो मुझे लगता है इस लीग से आने वाले भविष्य के बहुत सारे खिलाड़ी बनेंगे, न केवल दिल्ली के लिए बल्कि देश के लिए भी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं दिल्ली हॉकी के लिए। मैं चाहता हूं कि बाकी राज्य भी इसी तर्ज पर अपनी अपनी लीग शुरू करें, इवेंट्स कंपटीशन शुरू करें। हॉकी लीग का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण और दिल्ली हॉकी परिसंघ मिलकर कर रहे हैं। आज से शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता में हर सप्ताहांत में 4 मैच खेले जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में क्वालीफायर मैच में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दिल्ली कैपिटल्स लीग मुकाबलों के बाद अंक तालिका में सबसे ऊपर है। एलिमिनेटर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से हर वर्ष 10 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों का विशेष महत्व है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बेंगलुरु में आज निमहंस में आयोजित विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस समारोह में बोलते हुए श्री मांडविया ने ये बात कही। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का कहना है कि निमहंस जैसी संस्थाओं को समाज और सरकार के बीच के पुल के तौर पर काम करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नियम बनाने में निमहंस के योगदान का महत्व उन्होंने समझाया। मंत्री ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में हीन भावना है, जिसके निवारण के लिए काम करना आवश्यक है। इस संदर्भ पर बात करते हुए राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने जानकारी दी कि कोविड संक्रमण के समय निमहंस द्वारा 24 लाख लोगों को काउंसलिंग सुविधा प्रदान की गई थी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। गुजरात में कोविड महामारी के बीच नवरात्र का त्योहार मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए गरबा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। कोविड-19 महामारी के चलते अनेक नियंत्रणों के बावजूद गुजरात के युवाओं में गरबा खेलने का उत्साह काफी ज्यादा दिख रहा है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट बड़े व्यावसायिक गरबा आयोजनों के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने व्यावसायिक गरबा आयोजनों को मंजूरी नहीं दी है। इसलिए इस वर्ष गरबा का आयोजन रिहायशी कॉलोनी और गलियों में किया जा रहा है, जिसमें भी खेलने वालों की अधिकतम सीमा 400 निर्धारित की गई है। इस बार गरबा खेलने के लिए टीकाकरण का प्रमाण पत्र गरबा पास का कार्य कर रहा है। कल से राज्य में शनिवार और रविवार की छुट्टी की वजह से गरबा खेलने वाले युवाओं की संख्या काफी ज्यादा दिख रही है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारतीय रेल त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए आज से विशेष रेलगाड़ियां चला रही है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मध्य पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रेलवे ने आज से 21 नवंबर के बीच 1,500 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई है। रेलवे ने पहली बार दक्षिण मध्य रेल मार्ग पर 2 लंबी मालगाड़ियां त्रिशूल और गरुड़ सफलतापूर्वक चलाई हैं। ये मालगाड़ियां सामान्य मालगाड़ियों से दुगनी या इससे भी ज्यादा लंबी हैं। लंबी मालगाड़ियों से महत्वपूर्ण रेलखंडों पर क्षमता से जुड़ी समस्या हल हो जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार शाम 4:45 बजे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस संघर्ष की एक झलक। 10 अक्टूबर स्वतंत्रता सेनानी बदरुद्दीन तैयब जी की जयंती है। उनका जन्म 1844 में आज ही के दिन बम्बई में हुआ था। तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। वो कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल 1887 से 1888 तक रहा। तैयब जी की शिक्षा यूरोप में हुई। वो दिसंबर 1867 में भारत लौट आए और बम्बई उच्च न्यायालय में
पहले भारतीय बैरिस्टर बने। उस समय अदालतों में कोई भी भारतीय जज या वकील नहीं होता था। बम्बई उच्च न्यायालय के जज के रूप में वो साहस और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसका प्रमाण 1897 में राजद्रोह के मुकदमे में बाल गंगाधर तिलक को मिली जमानत थी। जबकि इसके पहले के जजों ने तिलक की जमानत याचिका 3 बार खारिज कर दी थी। उनकी वकालत का लोहा गांधी जी भी मानते थे। एक बार उन्होंने स्वीकार किया था कि उनमें फिरोज शाह मेहता या बदरुद्दीन तैयब जी जैसे वकीलों के गुण नहीं हैं। तैयब जी को तो कई कानून ज़बानी याद थे। 1902 में बदरुद्दीन तैयब जी बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। कहा जाता है कि तैयब जी ने तिरंगे के डिजाइन में भी भूमिका निभाई थी। इतिहासकार ट्रेवर रॉयल ने अपनी पुस्तक द लास्ट डेज ऑफ राज में लिखा है, मूल रूप से तिरंगे में उस चरखे का चित्र लगाया जाना था जिसका गांधी जी उपयोग करते थे, लेकिन वो पार्टी का चिन्ह था। तैयब जी ने सोचा कि इससे गलत संकेत जा सकता है। बहुत सोच विचार के बाद गांधी जी उसकी जगह अशोक चक्र अपनाने पर सहमत हुए, क्योंकि उनकी नजर में सम्राट अशोक का हिंदू और मुसलमान दोनों ही सम्मान करते थे। इसके बाद एक रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू की कार पर जो ध्वज लगाया गया, उसे तैयब जी की पत्नी सुरैया ने विशेष रूप से बनाया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान उसी ध्वज को अनुमोदित, स्वीकृत और आत्मसात किया गया तथा 15 अगस्त 1947 को वो भारत का आधिकारिक झंडा बन गया। भारत के इस महान सेनानी, राष्ट्र ध्वज के डिजाइनर और कानून के ज्ञाता का निधन 26 अगस्त 1906 को लंदन में हृदय गति रुकने से हुआ था। क्या आप जानते हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने असम के स्वाधीनता सेनानी कुशल कुंवर को फांसी क्यों दी? उन पर असम में ब्रिटिश सैनिकों को ले जा रही ट्रेन को पटरी से उतारने के आरोप लगाए गए थे। 10 अक्टूबर 1942 की रात 1:52 पर जब ट्रेन पटरी से उतरी तो वो गोलाघाट जिले में सरूपाथर रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर थी। गवाहों के अनुसार इस दुर्घटना में करीब 1000 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस और सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। इसके बाद इलाके में जबरदस्त अत्याचार और गिरफ्तारियों का दौर चला। इस दुर्घटना के सिलसिले में अनेक स्वाधीनता सेनानियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। उस दौरान कुशल कुंवर को लोगों ने भूमिगत होने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि कुंवर गोलाघाट जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नेता थे। इसलिए उन्हें भी फंसा दिया गया और 43 लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। विचाराधीन कैदी के रूप में उन्हें जोरहाट जेल में 120 दिन रखा गया। इसके अलावा उन्हें 100 दिन एकांत कोठरी में कैद रखा गया। इसके बाद उन्हें 15 जून 1943 को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। वर्ष के स्वाधीनता सेनानी का जीवन अन्यायपूर्ण ढंग से बीता, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। 2016 में असम सरकार ने सरूपाथर के निकट बलिजान में इस शहीद के घर को संरक्षित करने का फैसला किया। आज की कड़ी में बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है
अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त को। आज 10 अक्टूबर है और पुण्यतिथि है प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त की। चांदनी का चांद हो उन्हीं गुरुदत्त की जिन्होंने 1950 और 1960 के दशक में प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीवी और गुलाम, 14वीं का चांद और CID जैसी फिल्मों का उपहार देकर देश विदेश के दर्शकों के दिलों को जीत लिया था। यही नहीं बल्कि उनकी बनाई फिल्मों प्यासा और कागज के फूल को टाइम पत्रिका की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है। गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोणे था। उनका जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ था। गुरुदत्त ने पहले कुछ समय कलकत्ता जाकर टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की, लेकिन जल्द ही वे वहां से इस्तीफा देकर 1944 में अपने माता पिता के पास बम्बई लौट आए। लगभग 10 महीने तक गुरुदत्त बेरोजगारी की हालत में माटुंगा में अपने परिवार के साथ रहते रहे। उनके संघर्ष का यही वह समय था जब उन्होंने लगभग आत्मकथा शैली में प्यासा फिल्म की पटकथा लिखी। उनके चाचा ने उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी पुणे भेज दिया। गुरुदत्त को प्रभात फिल्म कंपनी ने बतौर कोरियोग्राफर काम पर रखा था, लेकिन उन पर जल्द ही एक अभिनेता के रूप में काम करने का दबाव डाला गया। प्रभात में काम करते हुए उन्होंने देवानंद और रहमान से अपने संबंध बना लिए। 1947 में प्रभात के विफल हो जाने के बाद गुरुदत्त बम्बई आ गए। अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 22 एवं 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। इन स्थानों में तापमान 8 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर, अगरतला और गैंगटॉक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे या 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और डेनमार्क ने कौशल विकास, उद्यमिता, भूजल संसाधन तथा जल स्तर के मानचित्रण सहित 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में भी संबंधों का विस्तार करने का निर्णय। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत प्रथम के उद्देश्य से काम करते हैं। बिजली मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा, देश में बिजली की कोई कमी नहीं होगी, इस बारे में अकारण भ्रम फैलाया जा रहा है। भारत और चीन के बीच आज वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास मोल्दो में सैन्य स्तर की 13वें दौर की वार्ता। देश में अब तक 94 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर लगभग 98%। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खेल महासंघों को बड़े वैश्विक आयोजनों से हटने का फैसला करने से पहले सरकार से सलाह लेनी चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने इस्तीफा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पहली बार चेक गणराज्य में कम्युनिस्ट सत्ता से बाहर। अमेरिका ने अगस्त में अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के बाद सत्तारूढ़ तालिबान से आमने सामने बातचीत शुरू की। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
आज मनाया जा रहा है और आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालीफायर में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।